हमें ये नहीं पता कि हमने यहाँ से जो ना ई कॉमर्स शुरू करनी है और यहाँ पे खत्म करनी है, और उसके जो माइलस्टोन्स हैं वो कौन कौन से, किस किस जगह के ऊपर हमने काम करना है। मैं आज अपनी कंपनी का मालिक तो मैं बन गया, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ई कॉमर्स में अपने लोगों से किस तरह से काम लेना है और कौन से लोगों को जो मैंने हायर कर और उनसे कौन कौन से मैं काम लूँ और ये वाला काम कर सकूँ। हमारी यूनिवर्सिटी से जो भी बच्चा निकल रहा है अनफॉर्चुनेटली, या तो वो कहता है कि मैंने जॉब करनी है, बड़ी अच्छी नौकरी मुझे मिल जाए, और या कहता है कि मैंने बाहर ही जाना। हमारी यूनिवर्सिटी वो वाले बच्चे वैल्यूएबल क्वालिटी की एजुकेशन नहीं उनको दे पा रहे जो उनको चाहिए। वो वाली एजुकेशन जो हार्वर्ड में मिलती है, वो वाली एजुकेशन जो यूरोप में बच्चों को मिलती है, वो वाली यहाँ पर नहीं है। आने वाला जो वक्त ना जो भाई साहब, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके ऊपर मुकम्मल एक अबूर हासिल होना चाहिए, और यही डिमांड होनी चाहिए हमारी यूनिवर्सिटीज की, यही डिमांड होनी चाहिए हमारे माशरे की, और यही जो नॉलेज हमें डिलीवर करना होगा अपने गिवर ऑफ कॉमर्स। आज से 30-40 साल पहले हमारे जो एक्सपोर्टर्स है, जो बुजुर्ग थे, वो सारे के सारे अंगूठा छाप थे, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। वो क्यों? उनके पास बेशक किताबी नालम नहीं था, लेकिन उनके पास स्किल, उनके पास विजन था। और हमारे ही सेठ साहब क्षेत्र जब वो केएलएम के ऊपर जाते थे, केएलएम एयरलाइन रुक जाती थी कि सेठ साहब आ रहे हैं, और उनको लेने के लिए जो ना रिसीव करने के लिए हो रहे, उनका ब्रीफ केस था में सेठ इकबाल साहब का, प्लेन तक वो आते थे छोड़ने। जो जाता है ना एम्बेसी में टूरिस्ट वीजे के लिए या स्टूडेंट वीजे के लिए, यकीन करें मैं भी इस चीज का मैं गवाह हूं, मैं ऑनलाइन में लगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ई कॉमर्स वाला आज एक और पॉडकास्ट के साथ, और ये मैं पॉडकास्ट शुरू करता हूँ पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स 31.5 बिलियन ऑफ डॉलर, बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट 52 बिलियन ऑफ डॉलर्स, और उसके बाद थाईलैंड वो मुल्क जिसे कहा जाता था कि पूरी दुनिया का अय्याशी का अड्डा है और लोग वहां पर सिर्फ अय्याशी करने के लिए जाते हैं, उसकी टोटल एक्सपोर्ट जो है एक साल की 294 बिलियन ऑफ डॉलर्स, यानी अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान से 10 टाइम्स ज्यादा। हो क्या रहा है दुनिया के अंदर, हम कहां पर जा रहे हैं, हमने इस मुल्क को तरक्की कैसे लेके देनी है, ये बहुत सारे सवालात हैं। और इन सारे सवालात के साथ पाकिस्तान के अंदर जो बैठा एक्सपोर्टर है, वो इस मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या काम कर रहा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को कौन कौन से चैलेंजेस हैं, और ई कॉमर्स जो है ये क्या रोल प्ले करने जा रही है, पाकिस्तान को क्या ये कोई ब्रेक थ्रू देगी या नहीं देगी। और खास तौर के ऊपर उस शहर को जिस शहर की एक्सपोर्ट जो है 2 बिलियन डॉलर है, जो 1.5 मिलियन का नफूस का शहर है, और उसका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट के अंदर 2 बिलियन डॉलर इनडायरेक्ट उसका हिस्सा है। और ई कॉमर्स के अंदर मेरा यह ख्याल है कि सियालकोट ऑलरेडी 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा जो है उसको रेवेन्यू जो है वो ले रहा है, लेकिन वो अनरिकॉर्डेड है। तो ये बहुत सारे मेरे सवालात हैं जिनको मैं पूछूंगा फैजान अकबर साहब से, जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं, और एक मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, जो सियालकोट की इंडस्ट्री के लिए, वहां के रहने वाले लोगों के लिए दर्द दिल रखते हैं, और हर वक्त इस कोशिश और काविश के अंदर है कि यार सियालकोट की इंडस्ट्री जो है उसके लिए हम लोग कुछ कर जाएं, जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने कोशिश की और जिसका फल हम लोग आज खा रहे हैं। तो जनाब, इसी के साथ मैं फैजान अकबर साहब को वेलकम करता हूँ आपके शो में। जी वेलकम फैजान साहब। अच्छा जी फैजान भाई, एक्सपोर्ट दुनिया के ममालिक की तरक्की एक्सपोर्ट से मंसलिक। थाईलैंड 294 बिलियन डॉलर, बांग्लादेश जिनको हम लोग बोलते थे बंगालियों टके टके के 52 बिलियन ऑफ डॉलर एक्सपोर्ट, और हम लोग 31.5 बिलियन डॉलर ऑफ एक्सपोर्ट। क्या रीजन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि भाई साहब से थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मदऊ किया और मुझे इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाया। सूरत कुछ इस तरह से है कि जो भी एक्सपोर्ट होती है हमारी, और जिस तरीके से भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर तो हम इसी रफ्तार से इसी तरीके से हम करते रहे तो शायद हम इससे भी नीचे आ जाएं। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन जब तक हम अपने काम में रिसर्च डेवलपमेंट
और इसमें हम वो वाली चीज़ें जिसको अब दुनिया अपना के आगे जा रही है, थाईलैंड जा रहा है आगे, हमसे कहीं ज़्यादा पीछे था बांग्लादेश, जिसको हम पता नहीं अजीब अजीब से नाम से पुकारते हैं, अब वो आज हमारे से आगे है। इंडिया हमारे पड़ोस का जो मुल्क है वो हमसे आगे है वो, और इस तरह के बेशुमार ममालिक जो हमसे कभी पीछे हुआ करते थे आज वो आगे हैं। वजह क्या है इसकी? वजह इसकी सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन ममालिक में रिसर्च और डेवलपमेंट और इसके साथ साथ जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई कॉमर्स के ऊपर जो है ना उन्होंने जोर दिया, जबकि हमारे मुल्क में अभी हम लोग इसमें बहुत सारे पीछे हैं। फॉर एग्जाम्पल सियालकोट में अगर हम देखें तो अभी भी हम वही जो है ना हम अपनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरह से हम पिछले जो है ना 25, 30, 40 साल से हम लोग करते आ रहे हैं। उसकी एक वजह है, ये वाली वजह ये है कि शायद ये वजह जो ना ऐसे ही होनी चाहिए थी ये वाली, वो इस तरह से कि हमारे जो बुजुर्गों ने एक्सपोर्ट शुरू की और उन्होंने जिस तरीके से शुरू की, अपने कंधे पे सैंपल्स उठाए, पूरी दुनिया में घूमे फिरे गए, अपनी प्रोडक्ट दिखाई, और शायद वो एक वक्त का एक तकाजा था वो। अब उसके बाद जब वक्त ने जो करवट बदली और लोग जो है ना वो ई कॉमर्स के ऊपर आ गए, इंटरनेट के ऊपर आ गए, वेबसाइट के ऊपर आ गए, और आज तो जो दुनिया जो जा रही है वो तो जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। इसके ऊपर हम लोग अभी तक सियालकोट में खास तौर पर हम उसके ऊपर मूव नहीं हो सके। अच्छा पता नहीं, मुझे आप ये बताइए, पहले तो मुझको ये जो हमारा कंसेंसस है कि जनाब सियालकोट की टोटल एक्सपोर्ट $2 बिलियन है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये फिगर ही एक्यूरेट नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि क्या ये फिगर एक्यूरेट है? नो, बिल्कुल नहीं है। ये इस वजह से इसकी बेसिस के ऊपर बाकी सारे स्टैटिस्टिक्स किस तरह से ये देखो जी, ये हमारी नाहली है इसमें, और हमारी गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज जो है ना वो इस काबिल ही नहीं है कि हम आपको एक एग्जैक्ट फिगर दे सके। फॉर एग्जांपल अभी आप 5-7 साल पहले DHL, FedEx, UPS और इस तरह के जो कोरियर सर्विस है उनके ऑफिस आप जाके देखें, और उनके आप देखते हैं उनके लॉजिस्टिक जहाँ पे वो रखते हैं उनका एक साइज, और आज आप जा वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर टन्स जो है ना वीकली जो ना वो उनका जो लॉजिस्टिक जो है ना वो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो जा रहा है किस जगह पे जा रहा है, वो जा रहा है सारे का सारा ई कॉमर्स। बच्चे आज भी कर रहे हैं कॉमर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बड़ी चीजें वो किसी भी खाते में जा रहा है, गिफ्ट में वो फ्री सैंपल्स में जा रहा है वो लोग, और सरासर इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है, इकोनॉमी को हो रहा है। इसमें जो ज़र मुबादला है वो पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, और इसकी वजह क्या है इसकी? और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है हमारी नाअहली। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने इसको इस काबिल ही नहीं समझा कि इस इंडस्ट्री को भी आगे लेके जाना है। बैंकिंग का निज़ाम आज भी उसी तरह का थका है, और इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो हमारी मईशत के ऊपर पड़ रहा है। और जब हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वो वाली एक्सपोर्ट आप जाके आप देखें, लॉजिस्टिक्स उनके देखें, उनकी फिगर देखें, तो आज भी हमारी 2.5 बिलियन से ज्यादा की एक्सपोर्ट हो गई। फरजान भाई, इसके अंदर ओवर $1 मिलियन इस बंदे की ईयरली एक्सपोर्ट है, वो आपके किसी खाते के अंदर नहीं है। मेरा सारा माल जो है ना, बेशक मेरी कंपनी इसके ऊपर स्टेज पे आ जाए, लेकिन सारा माल हम लोग एज ए फ्री सैंपल भेज रहे हैं, फ्री सैंपल जा रहा है, बिकॉज़ हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ई कॉमर्स की। नो कोई नहीं है। एक्सपोर्ट भी वो है ऑप्शन DHL के अंदर जाके वहां पर जाके, और क्या इसके अलावा उस्मान साहब, हमारा बैंकिंग का सिस्टम इतना गंभीर है कि उसको आम एक जो एस सेक्टर का जो एक्सपोर्टर है वो समझ नहीं सका इसको, और अगर उसको पेमेंट मंगवाना होती है, लेना होती है, और उसके लिए वो वबाल जान होता है वो। और मैं समझता हूँ कि जिन ममालिक में जिन कंट्रीज ने अपने एस सेक्टर के ऊपर फोकस किया है, स्मॉल बिल्कुल छोटे जो एक्सपोर्टर जिन्होंने स्टार्टअप है, जिन्होंने थोड़ी बहुत कुछ 40-50 हज़ार की इवन के एक्सपोर्ट की है, ई कॉमर्स की है उन्होंने $1 लाख या $1 लाख से कम की, वो तो किसी खाते में नहीं आ रहे हो रहे, उनकी जो एक्सपोर्ट है वो डॉक्यूमेंट ही नहीं हो रही, और उनके जो डॉलर्स जो ज़र मुबादला आ रहा है वो सारे का सारा जो है ना वो उनके वो होम रेमिटेंस के अंदर आ रहा है। एग्जैक्टली जिस तरह से जी पाकिस्तान में इतनी होम रेमिटेंस नहीं आती, लेकिन हमारे पैसे भी जो है वो होम रेमिटेंस के खाते के अंदर आते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ये जो है कौम को मोटिवेशन नहीं मिल रही। अगर ये सेक्टर बना होता कि जनाब सियालकोट की 2000
19 में ये ई कॉमर्स एक्सपोर्ट थी, 20 में ये थी, 21 में ये थी। गवर्नमेंट के पास भी स्टैटिस्टिक्स होते कि यार आप लोग जो है इस सेक्टर के ऊपर हम लोग मजीद ट्रेनिंग्स दें, लोगों को इक्विप्ड करें ताकि पाकिस्तान जो है ई कॉमर्स की दुनिया के अंदर अपना शेयर जो है वो बेहतर तौर के ऊपर निकाल ले। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो कौम 75 सालों के अंदर अपनी आबादी की सही तादाद जो है, अपने रहने वाले लोगों की सही तादाद जो है उसका मुतय्यन नहीं कर सकी, उसका ऊपर पूरी कौम कंसेंसस नहीं कर सकी, ये एक्सपोर्ट जो है ये तो बड़ी सी आप समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा किस्म का वर्क होगा। खैर फैजान भाई, पूरे पाकिस्तान में जनाब धूम मची पड़ी है, अमेज़न, ईबे। दुनिया ने तो 2019 के अंदर आके ईबे अमेज़न पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। सियालकोट के लोग तो ईबे के ऊपर 2005 से मैं जानता हूँ कि यार ऐसे स्टोर्स हैं जिनकी लाखों डॉलर मंथली सेल है। जी। मतलब 2006 में 7 में मेरे एक स्टोर की 50 हजार 60 हजार डॉलर ईबे की सेल हुआ करती थी और मेरे पास मल्टीपल स्टोर्स थे। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि जो ये ईबे और अमेज़न के ऊपर जो सियालकोट के बहुत से लोगों का गुप्त बिजनेस है जी, ये सियालकोट की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को क्या फायदा दे रहा है, नुकसान दे रहा है, इसके ऊपर बात करें। सबसे पहले तो बात यह है कि देखिए जी, ई कॉमर्स और ईबे ये आज की कोई नई बात नहीं है सियालकोटियों के लिए। ये बड़े अच्छे से हो रहा है और आप खुद भी इसको आप कर रहे हैं। मसला क्या है यहाँ पर कि जो हमारा जो एस सेक्टर है, जो बच्चे हैं या जो छोटा एक्सपोर्टर है वो क्यों नहीं कर रहा, खवातीन क्यों नहीं कर रही और उनको क्या वजह क्यों नहीं कर रही। सबसे पहले उस्मान साहब मसला ये है कि उनको इन चीज़ों के मतलब पता नहीं है कि ये चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने ई कॉमर्स करनी है, आपको एक वेबसाइट चाहिए और आज भी हम एक दूसरे को कहते होते हैं यार को सस्ती कोई वेबसाइट है और रिक्शे को पीछे वाली भी जो उधर तो लिखा हुआ था वो 5,000 की वेबसाइट, आप जो है ना 95,000 रुपये लाख रुपये आप मांग रहे हो, किस चीज़ का भैया है। ये हमें इस चीज़ का पता नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमने यहाँ से जो ना ई कॉमर्स शुरू करनी है और यहाँ पे ख़त्म करनी है और उसके जो माइलस्टोन्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस जगह के ऊपर हमने काम करना है। और इससे भी एक बड़ा अलमिया है ये वाला कि मैं आज जो ना एक अपनी कंपनी का मालिक तो मैं बन गया मैं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ई कॉमर्स में अपने लोगों से किस तरह से काम लेना है और कौन से लोगों को जो ना मैंने हायर करना है उनको और उनसे कौन कौन से मैं काम लूँ और ये वाला काम कर सकूँ। अनफॉर्चुनेटली उस्मान साहब जिन लोगों को पता है वो तो कर रहे हैं। सियालकोट में अभी भी बहुत सारे लोग हैं और फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी कंपनी है हमारी RDX और ये आज से नहीं काफ़ी अच्छे से ही काम कर रही है और ये मेरे लिए एक बायस फ़ख्र है ये सियालकोटी होने के। RDX जो है ना एक बड़ा नाम है सियालकोट का जो अपने ब्रांड के साथ जो है ना पूरी दुनिया में ये काम कर रही है। वाई नॉट के दूसरी कंपनी क्यों नहीं बनी, वाई नॉट के तीसरी चौथी पांचवी छठी कंपनी। मैं अभी सवाल की तरफ आने वाला था कि अमेज़न के ऊपर और ईबे के ऊपर सियालकोट वालों के बहुत सारे ब्रांड्स हैं और लाखों नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल है। उन ब्रांड्स को अमेज़न से और ईबे से पिछले 20 सालों में हम लोग अपनी वेबसाइट या अपने ब्रांड या की तरफ नहीं लेके आ सके, डिपेंडेंट रहे ईबे के ऊपर और अमेज़न के ऊपर। पहला ये रीजन थी। लेकिन दूसरी मेन रीजन मुझे आप ये बताइए कि हम लोग ईबे अमेज़न से जब वेबसाइट की तरफ आते हैं तो हम टीम्स क्यों नहीं बिल्ड कर सके। शुदा साहब टीम इसलिए नहीं बिल्ड कर सके कि हमें पता नहीं कि उस टीम में हमें मेंबर्स कौन कौन से चाहिए, ठीक है, और जो मेंबर्स हमने लेने हैं उनसे काम किस तरह से चाहिए, कि कौन कौन से उनसे काम हमने लेने हैं। सबसे बड़ी ये वजह ये वाली है। और दूसरी वजह ये है कि हमें को बताने वाला कोई नहीं है। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत ज़्यादा सेमिनार्स वगैरह होते हैं, हर चीज़ हम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें एक्सपीरियंस्ड आप जैसे लोग चाहिए जो हमें आगे बताएं कि सर आपने ये वाली वेबसाइट है आपकी और इस तरह से आपने काम करना है, ये आपको मैनेजर्स चाहिए, ये लोग आपको चाहिए, आपने इन लोगों से इस तरह से काम लेना है और ये आपका मंथली टारगेट है, वीकली टारगेट है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपका ये वाला टारगेट है। इस तरह से आप अपना बिजनेस जो ना आगे लेके जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वाला काम जो ना नहीं हुआ, ये करना चाहिए था गवर्नमेंट को काम, ये करना चाहिए था हमारी मिनिस्ट्रीज को काम, और ये वाला काम करना चाहिए था ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी को, और ये वाला काम जो ना करना चाहिए था स्मीडा को। लेकिन ये काम कौन कर रहा है? ये वाला ये काम कर रही है हमारी सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जितने भी उसके पास सोर्सेज हैं उसके मुताबिक वो कर रही है, लेकिन इससे आगे आने की ज़रूरत है।
हमें सर आप जैसे लोग चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो एक्सपीरियंस बेस हों, हमें बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए, हमें किताबों का नॉलेज नहीं चाहिए। सियालकोट वैसे भी फैजान साहब मैं समझता हूँ कि कभी भी बुकिश नॉलेज के हम लोग दीवाने नहीं रहे। जिनको इकबाल, जिनके जहनों को मैं समझता हूँ कि जिनके जहनों को इकबाल ने, उन्हें क्या कोई किताब गोरे की लिखी सिखाएगी। मुझे आप ये बताइए कि सियालकोट के अंदर जब कॉटेज इंडस्ट्री की बुनियाद पड़ती है, फुटबॉल, स्पोर्ट्स, सर्जिकल, डेंटल्स, क्लोथिंग, प्रिंटिंग, ये भी तो इंडस्ट्री बनी ना फैजान साहब। जी बिल्कुल। तो हम लोग मतलब जो कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं ई कॉमर्स वर्ल्ड में, ये एसईओ है, पीपीसी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, ठीक है जी, ब्रांड डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं, तो क्या हमारी यूनिवर्सिटीज या वहां पर कुछ ऐसे इदारे कायम हैं जो इन चीजों पे काम कर रहे हैं, या लोग सिर्फ अपनी सेल्फ हेल्प की तौर पे खुद ही कुछ करना चाह रहे हैं? ये छुताई साहब सेल्फ हेल्प के ऊपर ही काम हो रहा है ये सारे का सारा। जो गवर्नमेंट के करने वाले काम है, मैं नहायत मायूस हूँ। मैं दुनिया में कौन सी ऐसी कंट्री होगी जो अपनी आईटी को प्रमोट नहीं करती। आज हमारे पास अगर हम एक सेल फोन लेते हैं, एक स्मार्टफोन लेते हैं, और उसके ऊपर टैक्स इतना है कि आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप अपना एक अच्छा जो ब्रांड का एक लैपटॉप लेते हैं, आपके ऊपर टैक्स इतना है कि आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फैजान साहब, गवर्नमेंट का काम तो इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। गवर्नमेंट ने देखें आपको चैम्बर दे दी, गवर्नमेंट ने आपको आईटी यूनिवर्सिटी दे दी सियालकोट के अंदर, गवर्नमेंट ने आप सियालकोट में इस टाइम 3 यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है जी, फिर भी फैजान साहब ये यूनिवर्सिटी अगर आप बात करें तो सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी में जो ना बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो वाले जो बच्चे हैं ना, वो पढ़ने के बाद वो जॉब ही देख रहे होते हैं। जिसने एमबीए किया है वो भी जॉब देख रहा है वो, और जिसने जो कुछ भी किया है उसके बाद उनके पास कोई विजन कोई नहीं है, कोई स्किल कोई नहीं है। खाली चुताई साहब ये पढ़ाई जो है ना, ये काम तो नहीं ना करती। इसके साथ साथ आपको एक विजन चाहिए, आपको एक स्किल चाहिए सीखने के लिए। हमारी यूनिवर्सिटी से जो भी बच्चा निकल रहा है, अनफॉर्चुनेटली उसके दो ही जो ना उसका होते हैं, या तो वो कहता है कि मैंने जॉब करनी है, बड़ी अच्छी नौकरी मुझे मिल जाए, और या कहता है कि मैंने बाहर ही जाना है, मैंने जर्मनी जाना है, मैंने जापान जाना है, मैंने अमेरिका जाना है, मिडल ईस्ट का कम मैं रुझान, लेकिन उस जगह के ऊपर वो ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ वो वाले बच्चे वैल्यूएबल क्वालिटी की एजुकेशन नहीं उनको दे पा रहे जो उनको चाहिए। वो वाली एजुकेशन जो हार्वर्ड में मिलती है, वो वाली एजुकेशन जो यूरोप में बच्चों को मिलती है, वो वाली यहाँ पर नहीं है। फैसल साहब, आज तो हार्वर्ड के अंदर भी, आज तो MIT के अंदर भी जो कोर्सेज करवाने वाले टीचर्स हैं, उनके कोर्सेज हार्वर्ड के, MIT के, एडेक्स के कोर्सेज जो हैं आपको कोर्सेरा के ऊपर, यूडेमी के ऊपर मिलेंगे, जिनमें कोई भी बच्चा पाकिस्तान में कहीं पर भी रहते हुए वहां से पढ़ सकता है, फैज़याब हो सकता है, दुनिया की टॉप नॉच स्किल्स सीख सकता है। तो क्या ख्याल है कि हमारे बच्चों को, हमारी जो इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं, क्या सिर्फ लोकल यूनिवर्सिटीज को के अंदर हम लोग उसका सोल्यूशन निकालेंगे, या बच्चे चले जाएं एडेक्स पे, कोर्सेरा पे, यूडेमी पे, यूट्यूब पे? ये दो तरफा सा सवाल है। एक तो ये है कि यूनिवर्सिटीज को जो ना अवेयरनेस बच्चों को देनी चाहिए कि भाई यूनिवर्सिटी के अलावा भी नॉलेज है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से पता कि यूडेमी के ऊपर आपका बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का कोर्स पड़ा हुआ है, और आज का नहीं है, मेरे ख्याल वो काफ़ी 4 साल का वो पहले का कोर्स है, और बड़ा मैंने भी वो उससे इस्तेफादा हासिल की है। एक्सीलेंट। अब ये है कि यूनिवर्सिटी जो है ना, वही चीज़ें पढ़ा रही हैं जो उनके पास है, किताबों में है। उनके जो पढ़ाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने शायद कभी बिजनेस किया ना हो, लेकिन वो बच्चों को बिजनेस पढ़ा रहे हैं। वो मुझे नहीं समझ आती वो बच्चों को कैसे, वो किस तरह का वो बिजनेस पढ़ा रहे हैं। वो खुद बिजनेस उनको करना नहीं आ रहा, वो ना उन्होंने कभी किया, और बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं कि आपने इस तरह से बिजनेस करना है। वजह क्या है कि चौथाई साहब आप बताते हैं तो आपकी बात बच्चों को समझ आ जाती है, वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। और मुझे बड़ी अच्छी तरह से इल्म है इस चीज़ का कि आपने कुछ इस तरह के भी बच्चों को तैयार किया है कि जिनकी अब जो एक्सपोर्ट है, जो ई कॉमर्स है, वो $1 लाख या इससे प्लस किया है। क्या वजह क्या है इसकी? या सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स में मैंने एक इस तरह की खतून को मैंने ट्रेनिंग दी, जो जिसने फ़क्त 5 जमातें जो है ना वो पास थी। वो देहात की रहने वाली, फुटबॉल सीख रही है वो, लेकिन वो एजुकेटेड खतून है, डिग्री उसके पास 5वीं तक है, लेकिन वो बहुत एजुकेटेड खतून है। अच्छा, उसने अब किया क्या?
कि सिर्फ और सिर्फ उसने फेसबुक और ये इंस्टाग्राम वाह। इससे बिजनेस उसने स्टार्ट किया। और आज ना सिर्फ वो पाकिस्तान को जो है ना ज़र मुबादला कमा के दे रही है, बल्कि उसने अपने देहात में इर्द गिर्द के लोगों को भी जॉब देना शुरू कर दी है। और ये वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं थी आई वो वाली। वो मसला क्या है, वो कहाँ से सीखी है? वो सीखी थी शाहपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स से। उसने उससे ट्रेनिंग ली थी जो खुद बिजनेस कर रहा था। चौथाई साहब, आप जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं उसका पढ़ाने का अंदाज ही कुछ हो रहा है आपका। और वो वाला एक प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में बच्चे को पढ़ाता है, तो वो तो सिर्फ एक किताब को 2 दूनी 4 ही करके दिखा सकता है। और सियालकोटियों को तो बिल्कुल उस बंदे से नहीं पढ़ना चाहिए। सियालकोटी जो माइंड है, दे आर फार अहेड ऑफ देयर टाइम। वो जिन्होंने इंडस्ट्री बिल्ड की तब कॉटेज इंडस्ट्री पे काम किया जब पूरे पाकिस्तान में कहीं काम और चौथाई साहब, यही हाल जो है ना हमारे जो फॉरेन में एम्बेसीज हैं, हमारे जो कमर्शियल सेक्शंस हैं, उनका भी यही हाल है ये वाला। आप मुझे ये बताइए कि सियालकोट की जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जी इससे सियालकोट वाले तो फायदा उठा रहे हैं, हाँ जी, ठीक है। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि मुल्के पाकिस्तान कोई बेटी कोयटा में बैठी, ग्वादर में बैठी, पेशावर में बैठी, पशीन में बैठी, हुंजा में बैठी, कराची में बैठी, हैदराबाद में बैठी, सियालकोट की किसी फैक्ट्री की मार्केटिंग ऑफिसर बन जाए, वो मार्केटिंग करे, सियालकोट वाले मैन्युफैक्चरिंग करें और हमारा जो है वेल्थ ओवरऑल इस मुल्क में आए। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें जंगी बुनियादों के ऊपर काम करना चाहिए। और ये वाली जिम्मेदारी जो है ये ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि हमारी चेंबर्स और एसोसिएशंस की भी है। और मुझे जहाँ तक इल्म है चौधरी साहब, आप भी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, मैं भी इस सिलसिले में काम कर रहा हूँ। हमें दूसरी चेंबर ऑफ कॉमर्स में, एसोसिएशंस में, दूसरी शहरों में जाके ये वाली एजुकेशन जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं या अपने एम्प्लॉयज़ को या अपनी फैक्ट्री में हम जो चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं वो हम उनको जाके बताएं कि किस तरह से मार्केटिंग मेरा करनी है, किस तरह क्वेश्चन से ये सेल है करनी फलान है। भाई कि ग्वादर में बैठी बच्ची, देखिए मैं मिसाल के तौर पर मेरा एक काम है, मैं 20 सूट्स भी बेचता हूँ, मेरे पास लेदर के एप्रन्स हैं, लेदर की जैकेट्स हैं, लेदर की शॉर्ट्स हैं, लेदर की शर्ट्स हैं, मतलब लेदर की मेरे पास डोमेने हैं, ठीक है जी। मैं 20 वेबसाइट से सिर्फ लेदर की चीजें बेच रहा हूँ। मेरी एक बेटी जो ग्वादर में बैठी है, हाँ। वो चाहती है कि सियालकोट में लेदर की जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं या स्पोर्ट्स वियर है, क्लब्स का जो बनाते हैं आप लोग सामान, वो किसी भी दुनिया के किसी न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में क्लब्स को टारगेट करके अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकती है। कैसे करेगी वो इसके 2 तरीके हैं। या तो वो वर्चुअल जो है ना वो सीखे, आपसे सीखे, कहीं से भी सीखे, मुझसे सीखे, किसी से भी सीखे। और दूसरा तरीकाकार वो ये है कि वो उसको कुछ दिनों के लिए जो ना उस जगह के ऊपर, राइट प्लेस के ऊपर जाना होगा जहाँ पर लोग वो काम कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में रह के वो सीखे और या वर्चुअल सीखे वो। और ये दोनों तरीके से पॉसिबल है, इसमें कोई जो है ना दो राय नहीं है इसमें कोई भी। अच्छा फरहान भाई, दुनिया कहती है कि जी अली बाबा अगर ना होता तो चाइना ना होता, हाँ ठीक है जी। आप मुझे अक्सर मेरे से एतराज करते हैं कि यार मैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे तनकीद ना किया करूं, क्योंकि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैं समझता हूँ मेरी है। मुझे ये बताइए कि क्या सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट इस काबिल है कि इस मुल्क के रहने वाले या दुनिया में कोई मुल्क का रहने वाला हमारे लोकल किसी भी प्रोडक्ट के रिसोर्स को वहां से ढूंढ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, इस तरह का नहीं है। और वाकई हमारी जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो वेबसाइट है वो इस पोजीशन में नहीं है। लेकिन इस पोजीशन में ना होने की एक वजह भी है इसकी एक, वो ये है कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो असल काम है ना, वो ये है कि हम अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करें उनके कामों को। फॉर एग्जांपल किसी का कोई किसी महकमे के, किसी टैक्स के, किसी फॉरेन के एम्बेसीज के मुतल्लिक़ अगर तो हम लोगों के बिजनेस को उसके ऊपर लेके आना शुरू हो जाए, अपने मेंबर्स के बिजनेस को उसके ऊपर आना शुरू हो जाए, तो ये एक बिल्कुल ही एक मार्केटिंग वाला एक जो ना इसका फेस बन जाता है। क्या जॉब नहीं होनी चाहिए चैम्बर की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल करता। हाँ, ये ज़रूर है और अब भी है ये इसके ऊपर कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट इसके ऊपर अवेलेबल है, उनकी कंपनी कौन सी है, लेकिन वो करते क्या है ये तो किसी ये भी है उसके ऊपर, उनकी कौन सी बिजनेस है उनका और कंपनी कौन सी है, उनका कंपनी का नंबर क्या है, उनका डाटा जो है वो आपको मिल जाता है। डेटा इज नॉट वेरी एक्यूरेट फरहान भाई, लेकिन खैर हम लोग आई होप कि आप इसकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करेंगे। मुझे आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर सियालकोट जो है
क्या ई कॉमर्स ग्रोथ के अंदर पाकिस्तान को लीड कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। ये इसकी इब्तदा जो ना हमने रख दी है। मेरे वज़ारत खुद जो है ना शेरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मंथली जो ना सेमिनार्स होते हैं, जिसमें मैं मुल्क के जो बहुत अच्छे जो आप खुद माशाल्लाह ई कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं, सियालकोट चैम्बर में आपकी ट्रेनिंग चलती रहती है। फिजान साहब, क्वेश्चन ये है कि फैसलाबाद का क्या कसूर, पिंडी का क्या कसूर, कोयटा का क्या कसूर, कराची का क्या कसूर, आप वहां पर क्यों नहीं जाते? देखो जी, मेरे जाने से शायद फ़र्क पड़ जाए, लेकिन उनको भी तो अपने आप को बदलना होगा। उन चेंबर्स को, फैसलाबाद की, रावलपिंडी की, इस्लामाबाद की, लाहौर की, गोजरावाला की, दूर दराज के जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उनको भी तो पता होना चाहिए, उनका भी तो एक टारगेट होना चाहिए कि हमने ये करना है। तो ये तो नहीं है ना कि सारे का सारा काम जो है ना आसमान चौधाई नहीं करना, जाके वही जाके उनको जगाएं, जाके उनको खुद भी तो अपने अंदर से भी कोई आग निकलनी चाहिए। आप मुझे ये हमने बताइए कि अपने अगर आप को। दूसरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस पाकिस्तान की आपको ई कॉमर्स के ऊपर अवेयरनेस सेमिनार्स बनाना चाहें, हम जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं जाना चाहूँगा, और ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक बड़े एजाज़ की बात होगी, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। ऐसे मेंटोर्स को, गुरुज को आप प्लीज अपनी अपनी चैम्बर्स में बुलाइए, अपने अपने शहर बुलाइए, ताकि आपको मालूम हो कि हमें नई दुनिया के अंदर कामयाबी के लिए अपने बिजनेसेस जो हैं उनकी तब्दीली के लिए, उनको ई कॉमर्स पे लाने के लिए, उन्हें ग्लोबल बनाने के लिए किन फंडामेंटल्स, किन बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है। मुझे आप ये बताइए कि इस ग्लोबल विलेज के अंदर एक जो बच्चा है इस मुल्क में रहने वाला, उसको बिजनेस करना है, ग्लोबल बिजनेस करना, तो उसको पाकिस्तान को मद्देनजर रख के अपनी बिजनेस फॉर्मेशन करनी चाहिए है, या ग्लोबल दुनिया को सामने रख के? ग्लोबल उसको रख के, पूरी दुनिया को सामने रख के, उसकी एक कंपनी जो है ना वो पाकिस्तान में, और दूसरी मस्ट जो है ना उसकी फॉरेन में होनी चाहिए, फॉरेन हर में हालत में कहाँ होनी चाहिए, यूएसए में होनी चाहिए। यूएसए में? UK क्या में। आपकी कंपनी है? यस, मेरी कंपनी भी है। आपकी कितनी कंपनीज यूएसए मेरी में? एक कंपनी। एक कंपनी आपकी यूएसए के अंदर है, और आपने ये कहा कि यहाँ पर फॉर्मेशन करवाएं और साथ में यूएस के अंदर बिल्कुल भी, होनी या चाहिए। ग्लोबल एक एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। बिल्कुल। आपको इससे कस्टमर के साथ बिजनेस करने में, निगोशिएट करने में, पैसे लेने में, अगर आप यूएस कॉर्पोरेशन हो तो क्या कुछ बेनिफिट मिलता है? बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। देखिए जी, सबसे पहले तो बात ये है कि जो हमारा जो कस्टमर है ना, उसको जो है ना वो कंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है। उसको पता है ये अमेरिकन कंपनी है, इसके अमेरिकन बैंक्स में जो है ना उसके ट्रांजैक्शंस होगी उसकी, और प्रोडक्ट का जो है ना उसको इतना मसला नहीं होता। अगर उसने उसको एक्सचेंज करना है या बदलना है, या उसको कोई भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो वो हो जाता है ये वाला काम। और मैं समझता हूँ कि ये जो ना बैनुल अक़वामी एक आपके पास एक इस तरह की कंपनी ज़रूर होनी चाहिए जिसके ऊपर आप काम कर सकें। आने वाला जो वक्त है ना जुगदाई साहब, ये सारे का सारा जो ना ई कॉमर्स का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम। वाह। हमारा जो B2B बिजनेस है ना, ये एक हद तक रह जाएगा। ठीक है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ इससे बढ़ के कि जो B2B बिजनेस है वो हम जैसे जो बाबे जो लोग जो है ना उनके लिए रह जाएगा। आने वाली जो नस्ल है वो सेल्स के ऊपर है, वो मार्केटिंग वो के ऊपर मार्केटिंग के ऊपर है, वो और अपनी ब्रांडिंग उनको- के ऊपर है। बिल्कुल, और उनको डिजिटल मार्केटिंग और उसको ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके ऊपर मुकम्मल एक अबूर हासिल होना चाहिए। और यही डिमांड होनी चाहिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ की, यही डिमांड होनी चाहिए हमारे मुआशरे की, और यही जो नॉलेज हमें डिलीवर करना होगा अपने चेंबर ऑफ कॉमर्स में, एसोसिएशंस में। और इससे जो ना आप देखें कि हमारी अगर 2.5 बिलियन एक्सपोर्ट है तो ये डबल हो सकती है। नो, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। मैं समझता हूँ ये फजान से 5x हो सकती है। आखिर ये एक बड़े पेचीदा सवाल के साथ, और वो ये है कि हर नौजवान हाथ के अंदर बस्ता थामे, दूसरे हाथ में पासपोर्ट थामे, ये समझता है कि इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, मुझे भागना है यहाँ से। आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका में, यूरोप में ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, या यहाँ पर पाकिस्तान में ज्यादा लोग कहते हैं कि जी न्यूयॉर्क लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, नाउ नेदर पाकिस्तान लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर आपके पास, और अभी भी इस रिसेशन के दौर में, इन्फ्लेशन के दौर में, जितना सस्ता पाकिस्तान है दुनिया इतना का कोई भी नहीं। सबसे चीपेस्ट अभी भी कंट्री टू इसके लिव जी। इन। और इसके लिए आपके पास गुर क्या होना चाहिए? गुर आपके पास ये होना चाहिए कि आपने कमाने डाले। रुपए नहीं कमाने, रुपए नहीं कमाने जनाब, रुपए नहीं आपने कमाने, आपने कमाने हैं डॉलर्स। और वो वाला डॉलर आपने कमाना है कि वो डॉलर जो है ना सीधा आए आपकी जेब में।
आपकी थर्ड पार्टी जो ना उसके पास ना जाए पैसे। वो किस तरह से नहीं जाएंगे, वो जाएंगे आपकी ई कॉमर्स के से, आपकी वेबसाइट से जो ना वो पैसे आएंगे सीधा आपकी जेब में। वो जब आपका पैसा, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, मैं चुताई साहब, उसको मैं $100 में मैं सेल करता हूँ और मेरा रीसेलर जो ना उसको $400 में करता है। वाई नॉट, मैं 300 या $350 जो ना अपनी जेब में डालूं, हमारे मुल्क को फायदा हो उसका। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ये हम कर सकते हैं। चाइनीज कर रहे हैं, चाइनीज ने अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से कई ये क्यों नहीं हो सकता? ये पॉसिबिलिटी है ये वाली काम करने वाली। मसला क्या है इसमें? मसला ये है कि अवेयरनेस का मसला है, हमारी ट्रेनिंग का, और मसला है हमें उन चीज़ों को बताने का। हमारे बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी से तैयार होते हैं और दूसरे दिन ही वो बैग पकड़ते हैं कि अम्मा मैं तो जा रहा हूँ जर्मनी में, मैं जाना चाहता हूँ यूएसए में। भाई ये जो अपनी एक इंडस्ट्री है, इसको किसने चलाना है और किसने इसको आगे लेके जाना है? हम एक छत के ऊपर तो आए हैं, लेकिन अब दूसरे छत के ऊपर हम जाना चाह रहे हैं, इससे ऊपर हम फ्लाई करना चाह रहे हैं। आप क्यों भाई जीरो से जो ना फिर जो है ना ऊपर आना चाह रहे हो? आप ऑलरेडी आप देखिए जी, आप ऑलरेडी एक B2B बिजनेस के ऊपर है। अब उसी B2B बिजनेस को आपने ई कॉमर्स में नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना है, और बहुत इजी है ये वाला काम। आपकी बेसिक बुनियादें तो हैं, वो तो है, वो उसकी बेसिस पे आप आप भी सियालकोट से तल्लुक रखते हैं, आपको भी पता होगा कि आज से 30-40 साल पहले जो यहाँ पर जो हमारे जो एक्सपोर्टर्स है, जो बुजुर्ग थे, वो सारे के सारे अंगूठा छाप थे वो। और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। वो क्यों? उनके पास बेशक किताबी इल्म नहीं था, लेकिन उनके पास ही स्किल विजन था, उनके पास विजन था। और हमारे ही सेठ साहब क्षेत्र जब वो KLM के ऊपर जाते थे, KLM एयरलाइन रुक जाती थी कि सेठ साहब आ रहे हैं, और उनको लेने के लिए जो ना उन रिसीव करने के लिए, CF करने के लिए गोरे उनका ब्रीफ केस था में सेठ इकबाल साहब का, वो अंदर तक प्लेन तक वो आते थे छोड़ने, और एयर होस्टेस वो ऐलान करती थी कि हमें आज फख्र है कि हमारे साथ सेठ इकबाल साहब जो ना हमारे साथ मौजूद है। तो ये आलम है एक एक्सपोर्टर का। आपने ठीक है, आपकी मैंने एक वीडियो देखी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और उसमें आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि जो जाता है ना एम्बेसी में टूरिस्ट वीज़े के लिए या इसका स्टूडेंट वीज़े के लिए, यकीन करें मैं भी इस चीज़ का मैं गवाह हूँ, मैं वो लाइन में लगा होता है। और जो जाता है ना बिजनेस के लिए, तो उसको जो ना ऐसे जो ना वो जो इंटरव्यू लेने वाला वो भी इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर ही बिजनेसमैन की लाइन अलग लगी होती है। मेरा ये एक्सपीरियंस अमेरिका में है, अमेरिका में लगी होते हैं। कौन कहता है कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कम है? कोई भाई नहीं वैल्यू कम। किसने काम की है? वो की है हमने, भगोड़े बन के। बिल्कुल हम भगोड़े नहीं है। हमारा जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और जो ही हम अपना बिजनेस का पासपोर्ट जो है ना वो अब किसी भी एम्बेसी के आगे सामने करते हैं, यकीन करें चुगताई साहब, आपकी एक्सपोर्ट अगर 20-25 हज़ार भी है तब भी आपका वीज़ा अमेरिका का लगेगा वो। और सर मेरे तो 4 दिन में अगले ने मुझे ऐसे पासपोर्ट वापस रिटर्न किया कि जनाब तुम अमेरिका पहुंचो, अच्छे ही करंडे हो। अच्छा फजान भाई, मेरा आपसे बातें कभी जो है ना वो दिल नहीं भरता करने का। आखिरी सवाल ये है कि फजान साहब, आपने यहाँ कंपनी रजिस्टर करा ली, अमेरिका के अंदर कंपनी रजिस्टर करा ली, क्या आपको इमिग्रेशन लेने में, वीज़ा लेने में क्या ये कोई हेल्प करती है? बहुत हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करती है। देखिए, जब आपने किसी मुल्क को कमा के देना पैसा, उसको टैक्स देना है, तो वो तो प्लेट में रख के सब कुछ आपके पास ले जाती जाके। तो फिर हम लोग बिजनेस अकाउंट क्यों नहीं खुलवाते, टैक्स फाइल क्यों नहीं करते? कम इल्मी, ना तजर्बाकारी, और ना किसी ने बताया, और जिसने बताया फिर उसने लूटा। तो जनाब ये थी हमारे लिए पॉसिबिलिटीज जो हमें अपने बिजनेसेस राइट प्रैक्टिसेस करने की वजह से मिल सकती हैं। यहाँ रहो, दुनिया का सबसे चीपेस्ट कंट्री है, लेकिन इस 5 पाव के भेजे को ग्लोबल कर लो। अपनी कंपनीज USA में खोलो, यूरोप में खोलो, मिडिल ईस्ट में खोलो। आज आपको ये इंटरनेट जो है आपको ग्लोबल एक्सेसिबल बनाता है। यहाँ पर बैठ के अगर नेटफ्लिक्स देख सकते हो ना, तो पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी सेल कर सकते हो। इसी अहद के साथ, इसी इंफॉर्मेशन के साथ और इसी मिशन के साथ हम लगे हैं। हमें दोबारा अपने रुजो कमाल को पहुंचना है, अपने पासपोर्ट की इज्जत बढ़ानी है। अगर पूरे के पूरे पाकिस्तान के रहने वाले नौजवान बाहर जाना चाहेंगे तो क्या जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना।
क्या अगर इस मुल्क में सब लोग भगोड़े होना चाहें तो भगोड़े हो सकते हैं? और मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछता हूँ आखिर में कि आपकी जो माँ है, धरती माँ, इसको भी धरती माँ बोलते हैं। जब धरती माँ को आपकी जरूरत है तब उसको छोड़ के जाना, तब आप उसको छोड़ के जाना, बिल्कुल वो बगैरती है। और मैं समझता हूँ कि आज जो इस मुल्क को परमानेंटली छोड़ के जा रहे हैं, ताजर के जोर पे जरूर जाओ, रसूल खुदा की सुन्नत को पे अमल करते हुए जरूर पूरी दुनिया में जाओ, अपना रिस्क ढूंढो, अपने लिए, अपने रहने वाले लोगों के लिए रिस्क ढूंढो। लेकिन जंग में, परेशानी में भागने वाले को ना भगोड़ा कहते हैं, और भगोड़ा जो है ना वो बगारत होता है थोड़ा सा। थैंक यू एवरीवन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।